होगा कि मैं आगे चलकर भविष्य में रघुराम राजन का नाम हमने सुना है जो आरबीआई में गवर्नर रहे थे। ही इज आईटी ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन के बाद में, लेकिन आज वो इकोनॉमिक्स के अंदर, फाइनेंस के अंदर एक वर्ल्ड रिनाउंड फिगर है। ऐसे ही आपने अरविंद केजरीवाल का नाम सुना है, ही इज आल्सो आईटी ग्रेजुएट। आप हमारे सामने विनोद कुमावत सर हैं, जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ये भी एलन से सर लोगों से पढ़े हुए हैं, ब्रजेश महेश्वरी सर, राजेश सर से पढ़े हुए हैं। प्लीज गिव हिम अ वेरी बिग हैंड। और मेरे साथ में सर भी वीपी हैं अभी एलन पर। तो अभी हम कुछ बच्चों से जुड़ने वाले हैं मेडिकल में। हाँ, जोड़ दीजिए। दिल्ली एम्स से बच्चे जुड़ रहे हैं, पीजी वाले स्टूडेंट्स अभी पीजी है, और एक बच्चा यूजी से भी है। यस, आ गए। अरे वाह, क्या बात है। संजय साहब सामने है, अभी सोमल है, पार्थ द्विवेदी। बच्चों जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और दो बच्चे आईआईटी मुंबई सीएस, मुंबई कंप्यूटर साइंस से हैं। तो पार्थ है, सबसे पहले मैं पार्थ को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। पार्थ द्विवेदी, इन्होंने जेई 2020 के अंदर जे एडवांस क्वालिफाई किया। अभी आईटी मुंबई से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहे हैं। हेलो पार्थ। पार्थ, आपकी आवाज हमें नहीं आई, आप एक बार फिर बोलिए प्लीज। चैतन्य सर शायद। हेलो। हाँ, यस, अब आवाज आ गई है। हेलो सर। पार्थ, हम सबको देख पा रहे हैं क्या? हाँ सर, मैं आपको देख पा रहा हूँ। वंडरफुल। और हमारे सामने बच्चों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे डायरेक्टर सर आ गए हैं, प्लीज जोरदार तालियों से सर का स्वागत कीजिए। और डॉक्टर है संजय साहब, ऐसा लग रहा है जैसे अभी ऑपरेशन करने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। डॉक्टर है संजय साहब अभी एम्स पीजी का बल्कि एमसीएच कर रहे हैं, और न्यूरो सर्जरी जिसमें केवल 4 सीट, उसमें से 2 जनरल की सीट और उसमें से 1 ये हमने है संजय साहब को जोड़ रखा है। और मेडिकल एसपीएस ऑडिबल। सेकंड वन सोमल अग्रवाल, एम्स के अंदर 9th रैंक, अभी यूजी चल रही है इनकी, 2018 में सेलेक्ट हुए थे। तो मेडिकल से 2 स्टूडेंट्स हैं। सर आईटी में वैभव के बारे में बताइए सर आप। वैभव राज भी 2020 के अंदर जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 3rd लेकर आए थे। तो वैभव, आपका भी स्वागत है, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये 2023 के टॉपर्स से आप बच्चों मिल रहे हैं, 2020 के टॉपर्स और 24। यस, 23 और 24 दोनों के टॉपर्स से आप मिल रहे हो। तो आई विल स्टार्ट विद पार्थ। पार्थ जो नाम है, पार्थ किसका नाम था बच्चों? अर्जुन का। भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं पार्थ। तो ये पार्थ भी अब वो वही ज्ञान हमारे पास में लेकर आएंगे। पार्थ के साथ में जेई 2020 was in fact the year 2020 was a wonderful year for learning all of us. उस साल पेंडेमिक हुआ, लॉकडाउन हुआ, और जो मई 2020 में होने वाला एग्जाम था वो सितंबर 2020 के अंदर हुआ। दे मेंटेन द पेशेंस। और पार्थ के साथ में लास्ट 1 महीने में उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इनफैक्ट वो हॉस्पिटल में रहे। डिस्पाइट ऑफ दैट ही अपीयर्ड इन जे एडवांस एंड परफॉर्म मिराकुलसली गुड। आपने यहाँ पर इतनी तैयारी की, यहाँ पर, और आपको अब आईआईटी में आप हॉस्टल के रूम से हमसे कनेक्टेड हैं, हम साफ देख पा रहे हैं। तो हाउ यू फील? सर वैसे तो काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस है कॉलेज कोटा से। काफ़ी मतलब एक्सप्लोर करने की काफ़ी एवेन्यूज है कॉलेज में, हम नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। और जो जेई में था, जेई इट वाज मोर ऑफ अ स्ट्रेट पाथ कि हम लोगों को पता था हम लोगों को क्या करना है। जैसे कि पढ़ना है, जेई एडवांस में अच्छी रैंक लानी है, मेंस में अच्छी रैंक लानी वगैरह, अच्छा कॉलेज चाहिए। कॉलेज में वैसा नहीं है। कॉलेज में एवेन्यूज ऐसे तो यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। जैसे कि अगर किसी को फाइनेंस में इंटरेस्ट है, फाइनेंस में जा सकता है, कोई रिसर्च में इंटरेस्ट है, रिसर्च में जा सकता है। व्हिच इज व्हाई ऐसे देयर इज नॉट अ फिक्स्ड क्राइटेरिया एनीमोर फॉर जजिंग। जैसे जेई में था, जेई में यू कैन इजीली रैंक पीपल कि इसकी रैंक इतनी है, इसकी रैंक इतनी है, इसकी रैंक इतनी है। कॉलेज में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉलेज में सब लोग अपने अपने फील्ड्स में अच्छा अच्छा करते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी ऐसे डिफरेंट एक्सपीरियंस है कॉलेज। तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम लोग खुद अभी घूम रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया है। तो सुन पा रहे हो आप मुझे?
यस सर। हाँ ये सर। है एक चीज़ बताइए, आप बेसिकली डॉक्टर हैं, इसका मतलब लोगों की हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखते हैं, क्या डॉक्टर लोग अपनी खुद की हेल्थ का ध्यान रख पाते हैं? ये बड़ा सा थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, बिकॉज आप जानते हैं कि यहाँ पे जो डॉक्टर जो रेसिडेंट्स होते हैं इंडिया में कितना ओवरवर्क और ओवरबर्डन होते हैं, तो 24 आवर ड्यूटीज लगती है हमारी, तो पूरे 24 घंटे आपको कैंप पे रहना पड़ता है, आपको इधर से उधर दौड़ना पड़ता है, तो उस सेंस में आपको अपना हेल्थ के लिए टाइम निकालना एक प्रायोरिटी रखनी चाहिए, और डिफिकल्ट भी है थोड़ा सा बट पॉसिबल है। और उस सेंस में आपको जब भी आपको फ्री टाइम मिले, आप ड्यूटी पे नहीं हो और आप रूम पे हो, तो आपको अपना मन बना के आपको अपना जो भी हॉबी है, या तो आप स्पोर्ट्स खेले या तो आप जिम जाए, तो वो करना चाहिए, और वो हम कर लेते हैं तो उतना टाइम तो निकल ही जाता है। चलिए एक चीज़ और बताइए, आपका अभी जैसे डे टू डे रूटीन होता है वो किस टाइप का होता है लगभग? टेक्निक अभी मैं जूनियर रेसिडेंट हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। हमारा जो कोर्स है वो 6 इयर्स न्यूरोसर्जरी का MCH है, तो उसमें फर्स्ट ईयर में जो हमारा ड्यूटीज होता है 24 आवर ड्यूटीज आपको जाना होता है अपने वार्ड में, आपके जो OT के पेशेंट्स है उनका पूरा वर्कअप करना होता है, आपके पेशेंट जो पोस्ट होंगे उनकी जो फॉर्मेलिटीज होंगी वो सारी आपको देखनी पड़ती है, और जब आप ड्यूटी पे नहीं होते हो तब आपको जाना पड़ता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, आपको OT में असिस्ट करना है, आपको जो सर्जन आपके जो फैकल्टी है आपको ऑपरेट कर रहे हैं उनको हेल्प करना है। और बेसिकली हमारे जो सर्जरी में जो ऑपरेशन होते हैं, जानते हैं कि लंबे प्रोसीजर होते हैं काफ़ी, तो टेक्निकली ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो 5 से 6 घंटे के बीच में एक ऑपरेशन हमारा होता है, तो उस सेंस में आपको एक दिन में 2 ऑपरेशन तक देख सकते हो, और उसमें खड़ा भी रहना पड़ता है पूरे टाइम में, तो वो आपका काफ़ी फिजिकली एग्जॉस्टिंग है, बट इट इज़ वेरी वेरी एंजॉयबल। यस, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट वर्ड है, बहुत छोटा सा, लेकिन अपने वर्क में एंजॉय तो करना है, सही बात है। तो ये चैलेंज जो है, आपको बच्चों ऐसा कई बार लगता होगा कि तैयारी करने के दौरान बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, एक बार तैयारी हो गई, क्वालिफाई हो गए, तो उसके बाद में बस रिलैक्स, मजे मजे हैं। तो मजे तो हैं, लेकिन अनलेस यू एंजॉय योर वर्क यू कैन नॉट एंजॉय योर लाइफ। और ये चैलेंज हमारे लिए बढ़ते जाएंगे, आप क्वालिफाई करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, यू विल हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू परफॉर्म। आप अच्छे कॉलेज में पहुंचते हैं तो और जिम्मेदारियां, फिर आप प्रोफेशन में जाते हैं तो और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आपसे होती हैं, बट ग्रेजुअली वी डेवलप दोज कैपेबिलिटीज टू हैंडल इट। I'll ask वेबर, आप जब यहाँ थे तो आपको तैयारी का जो दबाव महसूस होता था, हमारे जो साथ बच्चे जुड़े हुए हैं दे ऑल्सो फील द सेम काइंड ऑफ प्रेशर टू परफॉर्म, तो इस प्रेशर को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये प्रेशर कितना रियलिस्टिक है, और कॉलेज में जाकर आप कैसे देखते हैं इस चीज को? वेबर अनम्यूट कीजिए। यस So, ये प्रेशर रियल तो बिल्कुल है, when you are going through a process वो आपको फील होता है कि एक बहुत स्ट्रेसफुल है, आप एग्जाम से आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, फिर आप उसमें अपने एक्सपेक्टेशन से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको फिर रिग्रेट होगा, फिर आपको फिक्स करना चाहिए। थोड़ा धीरे धीरे बोलना, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, तो धीरे धीरे आप बोलेंगे ना वर्ड्स, तो शायद हम ज्यादा अच्छे से समझ पाए। अकॉर्डिंग टू मी ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही वियर्ड है, लेकिन स्ट्रेसफुल भी रहता है। आप एग्जाम देते हैं एंड आप उनके रिजल्ट एनालाइज करते हैं, अगर वो आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं तो फिर आपको बहुत स्ट्रेस तो हो गई। एंड आई थिंक 11th-12th में इस प्रोसेस से थ्रू जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड यू फॉर द फर्दर 4 years और फॉर द कॉलेज लाइफ, बिकॉज जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, if you compare current status, मैं आया था पढ़ रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे जो स्टेटस है एजुकेशन का, आपको अप टू डेट के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। आई थिंक उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए मेरे क्लास 11th and 12th का जो हार्ड वर्क था वो बहुत हेल्प कर रहा है, उसने मुझे हेल्प किया अडाप्ट करने के लिए। लेकिन अब मैं रेडी हूँ किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए, इवन तो उस समय वो मेरे लिए स्ट्रेसफुल था, अब वो मेरे लिए एक खुद ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं था, अब वो मेरे लिए रूटीन बन गया है। यस सोमल, मेरा ही मानना है कि सभी बच्चों को राय मिलती है, चाहे परफॉर्म बुरा करो चाहे अच्छा करो। बुरा परफॉर्म करने वालों को कुछ अलग टाइप की राय मिलती है, टॉपर्स को कुछ अलग टाइप की राय मिलती है, उनको भी मिलती है, इनके भी सीनियर्स होंगे, इनके भी क्लासमेट्स में दूसरे बच्चे भी होंगे, टीचर्स भी बहुत सारे होते हैं, इंटरनेट पे बहुत कुछ मिलता है। तो सोमल, आप अपनी परफॉर्मेंस आपकी अच्छी चल रही थी तो आपको भी डेफिनेटली बहुत सारी राय मिलती होगी, ऐसा करो तो और अच्छा हो जाएगा, किसी ने कहा ये कर लो तो और अच्छा हो जाएगा, इंटरनेट पे वाली चीज़ पढ़ लो तो और अच्छा हो जाएगा। तो ये जो राय आपको बहुत सारी मिलती थी, उनको किस तरह से आप टैकल करते थे, किसकी राय आप मानते थे, किसका कितना आप फॉलो कर पाते थे?
जी, सबसे पहले तो सिर्फ बात ये है कि जो हम लोग से पढ़ा है, तो हम जब उन्हीं का सिलेबस फॉलो करते हैं, उन्हीं के क्लास नोट्स फॉलो करते हैं, तो उन्हीं से राय लेना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी मानता हूँ। फिर उनसे राय लेने के बाद हमको ये भी देखना चाहिए साथ में कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, क्योंकि टीचर तो 200 मार्क वाले को भी पढ़ाएगा क्लास में और 730 वाले को भी पढ़ाएगा। तो हमको पहले ये देखना चाहिए कि हम 5 टाइम करते हैं, हम अगर 450 करें तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, अलग तरीके की मेहनत करनी है। और अगर हम 60 पे स्टैंड करते हैं नीट के मार्क्स में, तो हमको ज़्यादा मेहनत करनी पर अलग तरीके की मेहनत करनी है। पर उसके बाद अगर आपकी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल नहीं होती है, तो फिर आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि टीचर के पास फिर से जाएं और फिर से बात करें। मतलब जरूरी है कि टीचर से कांटेक्ट करें, और जो भी बातें टॉपर्स कहते हैं तो वो दरअसल अपने खुद के एक्सपीरियंस की बताते हैं। तो उनके एक्सपीरियंस को ये नहीं कि आप कॉपी करना चालू कर दो कि हाँ आपको टेस्ट बन जाएंगे, वैसा नहीं करना। तो आपको मतलब ये करना है कि हाँ हमारा क्या है और टॉपर्स का क्या है, उन दोनों को मैच करते हुए हमारी परफेक्ट स्ट्रेटजी निकालनी है जो हमारे लिए बेस्ट है। बिल्कुल सही। टॉपर्स अपने अपने गाइडलाइंस बताते हैं, ये भी टॉपर्स हैं, ये अपने हिसाब से अपना रूटीन बताएंगे, इन्होंने क्या किया फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, सब अपने अपने को बताएंगे। बट फाइनली अपने आप को भी सोचना है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, और उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे काम करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। लगता है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो फिर वापस टीचर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे टॉपर्स की तो सारी की सारी जो कुछ उन्होंने किया वो हम नहीं कर सकते। 720 नंबर लाने वाले 4 बच्चे, हम चारों की स्टोरी आपने पढ़ ली। किसने कहा नहीं ये करना चाहिए, किसने कहा टंडन करना चाहिए, नहीं टंडन नहीं करना चाहिए, माथुर करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, फिर आपको क्या करना चाहिए? तो सुनो सबके साथ में अपना दिमाग में लगाओ। लेकिन चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आजकल जो स्टूडेंट्स हैं, वैसे तो आपसे बहुत ज़्यादा छोटे तो नहीं हैं, आपके ज़माने में भी कुछ तो मोबाइल होता ही था, स्मार्टफोन होते ही थे। आजकल के बच्चे ये इंस्टाग्राम, रील, शॉर्ट्स, यूट्यूब, इनसे थोड़ा ज़्यादा परेशान रहते हैं क्या? आपके ज़माने में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी, तो आपके ज़माने में ऐसे कौन से डिस्ट्रैक्शंस थे जिनसे थोड़े बच्चे परेशान होते थे, या आपको भी लगता था कि यार ये थोड़ा समय खराब करता है? हाँ सर, बिल्कुल। मेरे ज़माने में मुझे याद है आईफोन 4 का ज़माना था एक्चुअली, तब वो ट्रेंडिंग था। तो आई थिंक उस टाइम पे अभी नया शुरू हो रहा था, जब जियो का रिवॉल्यूशन आ रहा था, जब इंटरनेट फ्रीली इजीली एक्सेसिबल हो रहा था। तो डेफिनेटली 11th और 12th के टाइम पे मेरे आसपास उतने डिस्ट्रैक्शंस तो थे कि उनसे बचना ज़रूरी था। तो उस सेंस में अभी तक इतना क्रेज जितना आज देखने को मिलता है उतना नहीं था, तो इसलिए बचना थोड़ा सा इजी रहा मेरे लिए। तो उन 2 सालों के लिए उनसे दूर रहना काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्योंकि एकेडमिक्स पे अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इफेक्ट तो करता ही है। लेकिन इवन आफ्टर जो 2 इयर्स जब एग्जाम पास कर लेते हो, जब आप कॉलेज में एंट्री करते हो, उनके बाद भी उस चीज़ों का रेगुलेटेड यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इवन एट दिस स्टेज, अभी मैं जिस स्टेज पे हूँ उस स्टेज पे भी मेरे पास सब कुछ है, इंटरनेट एक्सेस, फोन, जो भी मेरे पास उस टाइम पे नहीं था, उसमें मैं कैसे अपने टाइम में उस चीज़ों का यूज़ करता हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अदरवाइज वो मेरे बाकी कामों को ख़त्म नहीं होने देता है। तो आई थिंक वो बस 2 साल का टारगेट फोकस नहीं है, वो पूरी लाइफ टाइम आपको एक हैबिट बनानी पड़ती है कि मुझे सोशल मीडिया का कैसे बैलेंस यूज़ करना है ताकि वो मेरे ही फायदे में रहे और बाकी मैं कंप्लीटली बाकी दुनिया से डिस्कनेक्टेड भी ना रहूँ। तो उस चीज़ का बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि पहले समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही बात है। आपका जो टारगेट आपने लिया हुआ है उसके लिए क्या करना है वो समझ में आना चाहिए सर। पार्थ, यस सर। पार्थ, हमारी तैयारी के बाद अब आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और इवन दोज हु आर नॉट क्वालिफाइड, if I cover all the kind of students and people, what role you find for God in our life? भगवान, खुदा, Jesus Christ, ऊपर वाला, वो शक्ति, do you find there is a role for him in our life? सर एक्चुअली उनके काफ़ी सारे नाम हैं, आप जो भी मानना चाहते हैं। काफ़ी लोग उनको ऐसे भगवान कहते हैं, काफ़ी लोग ईश्वर कहते हैं, काफ़ी लोग ऐसे एग्जैक्टली किसी रिलीजन में नहीं मानते हैं, बट स्टिल दे बिलीव इन सम सॉर्ट ऑफ हायर पावर, सम सॉर्ट ऑफ order to the universe. And मुझे लगता है ये हमको इनर स्ट्रेंथ देने में काफ़ी हेल्प करता है इन आवर जर्नी। काफ़ी बार ऐसा होता है कि अपनी जर्नी में हम लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और सपोर्ट की जो होता है ये हमको बाकी अपने टीचर्स, अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने दोस्त ये दे सकते हैं टू सम एक्सटेंट, बट जो सपोर्ट हमको अंदर से चाहिए
वो एक तरीके से मैं मानता हूँ कि इट कम्स फ्रॉम आवर बिलीफ एंड आवर फेथ इन सम सॉर्ट ऑफ ऑर्डर टू द यूनिवर्स, कि ये एक हायर पावर एग्जिस्ट करती है दैट इंश्योर्स कि हम जितना हार्ड वर्क करेंगे, हम जितना मेहनत करेंगे, उसके हिसाब से हमको अपना फल मिलेंगे। तो जैसे एक लाइन भी थी, कर्मण्य वाधिकार से माँ फलेषु कदाचन। तो बेसिकली इसका मतलब है कि आप अपना कर्म करते रहिए और जो फल रहेगा वो आपको उसके अनुसार, आप फल की चिंता मत करें। तो दिस सॉर्ट ऑफ थिंकिंग कि आप कर्म पर फोकस कर सके, ये मेरे हिसाब से उससे ड्रॉ होती है कि यू बिलीव दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ऑर्डर इन द यूनिवर्स, कि आप मानते हैं कि कोई ऊपर वाली कोई शक्ति है जो कि ये सब देख रही है, कि हम सबको देख रही है। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। अभी पार्थ ने कर्म योग के सिद्धांत के बारे में कहा है। कर्म योग सिर्फ कर्म करने के ऊपर नहीं, निष्काम कर्म के लिए। कर्म दो तरह के होते हैं, सकाम और निष्काम। निष्काम इज कि आप फल की इच्छा मत कीजिए, यू जस्ट फॉलो योर ड्यूटीज। एंड व्हाट आर योर ड्यूटीज? कि हमें जेईई या मेडिकल की जो तैयारी करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, अपने ईमानदारी से अपना कर्म करते जाएं। जो भी रिजल्ट मिलेगा, जो भी परिस्थिति होगी, हम उसे स्वीकार करेंगे, ईमानदारी से पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, दिस इज ट्रांसफॉर्मिंग यू। ये आपको बेहतर से बेहतर और बेहतर बनाता चला जा रहा है। तो आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप चारों हमसे जुड़े और आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए हम सब फिर से शुभकामनाएं देते हैं आपको, पूरे बच्चों की तरफ से, पूरे एलन परिवार की तरफ से। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सबको थैंक यू कि आपने अपना काफ़ी बिजी शेड्यूल में समय निकाला। बस 5-10 मिनट हम हमारे जो बच्चे उनसे मिलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं सारे बच्चे एक बार खड़े होकर इन सब बच्चों को यहाँ से थैंक यू करें। थैंक यू आप सबको, आप चारों ने समय निकाला। बिजी लाइफ रहती है। अब बच्चों में रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे आदरणीय डायरेक्टर विजेश महेश्वरी सर आए हुए हैं, प्लीज उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका। थैंक यू विजय सर। आपके सामने यहाँ पर वो चेहरे हैं जो कि आपकी जर्नी से गुजरे हैं, और इनसे आप लगेगा एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप भी ऐसे चेहरे के रूप में नजर आएंगे, पक्की बात है। चलिए इनसे शुरू करें। इससे पहले एक बात मैं कह दूं, क्योंकि आप बच्चे हैं और एनर्जी की खान है, तो अपनी पहचान है कि नहीं आपको अपने खुद से? तो आज कौन सा दिन है? संडे। संडे, संडे का मतलब रविवार, रविवार का मतलब सूर्य का दिन। कौन है सूर्य? सोर्स ऑफ इनफाइनाइट एनर्जी। और आप जानते हो, फिजिक्स में पढ़ते हो कि इसकी एनर्जी किस प्रोसेस से प्रोड्यूस होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या कभी आपको शक है कि सन कभी अपने इस काम में फेल हो जाएगा? है ना उस पर पूरा विश्वास? yes, क्या आपको ऐसा लगता है कि आज सन सेट हुआ है तो कल राइज होगा कि नहीं होगा? होगा ना? yes, अरे एनर्जी के साथ बोलिए, होगा ना? yes, और तो जोश। yes, एनर्जी का भंडार सूर्य आज तक फेल नहीं हुआ, तो कलाम साहब कह गए अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना होगा। If you want to shine like a sun, shine like a sun, then burn like a sun. और जब जलोगे तो कामयाब तो होगे, सफल तो होगे। और जब सफल होगे तो कई बार कहते हैं, ये दुनिया के लोग कई तरह के कमेंट्स करते रहते हैं, आप में से जो आलसी है कोई ध्यान नहीं देंगे, कोई पागलपन के जुनून से मेहनत करेंगे तो हो सकता है लोग हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब होंगे तो लोग जलेंगे भी, लेकिन आपसे मिलने के लिए मचलेंगे भी, आपसे मिलना भी करेंगे। तो बस सन को अपना एक सबसे बड़ा रोल मॉडल लेके चलो, उससे बड़ा हमारा गैलेक्सी का कोई सोर्स नहीं है। और उस तरह से जैसे ये लोग आज शाइन कर रहे हैं, आपके साथ एक पहचान बनकर आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो कमिटमेंट करिए। जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो आज से भाड़ में जाए दुनिया के लोग,
और हम बजाए पढ़ाई के साथ हारमोनियम। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, योर बेस्ट, लीव बेस्ट टू हमारे। थैंक यू सो मच सर। सर के लिए जोरदार तालियां बजाइए एक बार। सर बीएम सर प्लीज आप भी 2 मिनट आपका चाहेंगे। बच्चों को हम गुड बाय कर दें सर, बस इनका हमसे आधे घंटे का समय हमने लिया था, ये सब बहुत बिजी हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, गुड बाय ऑल ऑफ यू चारों को, थैंक यू। गुड बाय, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपको बहुत अच्छा लगा सर, बाय सर। हम मुझसे कह रहे हैं सर आपको ही संभालना है। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे लगा अभी आपसे शुरुआत हो रही है, आप इनके साथ जर्नी से कई तरह की बातें जोड़ के अपनी लाइफ से जोड़ के कुछ पूछना चाहेंगे। चलिए, आप लोग कौन हैं? एक तो बता दिया कि सन कौन है, आप लोग कौन हैं? बच्चे तो हैं। ओके बच्चों, आप लोग भी चाहते हो सुनना साथ साथ? बढ़िया चल रही लाइफ। चलिए एक बार जरा इन सबके लिए दोनों हाथ ऊपर करके आप लोगों को इतना अपना अनमोल समय दिया है और संडे का टाइम दिया है, और जोरदार ताली से इसका हम शुक्रिया करें और इनके आगे के लाइफ के लिए बेस्ट विशेष दें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है, तो आप लोग कौन हैं? आज आपको स्पेशल रूप से आइलैंड का समरस हॉल यहां बुलाया गया है, क्योंकि आप लोग कौन हैं जो रिजल्ट के हिसाब से आइलैंड के आने वाले समय में सिरमौर होंगे। और आप लोगों का सिरमौर होने का एक ही तरीका है, क्योंकि सब बच्चे हैं और पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और मन के बहुत पक्के हैं, इसलिए आप लोग यहां पर सब बैठे हैं। बस दिमाग पे एक बात को बैठा लेना कि आपका मिशन आज के जो एग्जाम का तरीका हो गया है, शुरू के टॉप के अंदर ही मालूम पड़ा 3-4 एक साथ बराबर नंबर पे टॉपर आते हैं, इसलिए आपका एक एक का मिशन, भले वो आपका मेडिकल स्ट्रीम हो या आईटी स्ट्रीम हो, मिशन 100% होना चाहिए। 100% का मतलब कंप्लीट, पूरा 100% कवरेज के हिसाब से, कुछ भी नहीं छोड़ना है। आज तक मेडिकल में जो भी पूछा गया है, किसी भी टॉपिक से कुछ भी पूछा गया है, जिस अंदाज में पूछा गया है, उसका पूरा कमांडेबल ग्रिप के हिसाब से प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसे आईआईटी के अंदर जितने भी तरह के अंदाज में पूछा गया है, डिफरेंट पैटर्न से आपको एग्जामिन किया जाता है, और जिस भी लेवल से आज तक जब से आईआईटी स्टार्ट हुई है तब से पूछा गया है, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये तो हो गया 100% कवरेज, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और दूसरा 100% एफिशिएंसी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। शुरू के टॉप 100 मेडिकल स्ट्रीम के हो या आईटी स्ट्रीम के हो, जब उनसे बात करते हैं, भले वो रिजल्ट के टाइम बात करते हैं या बाद में टॉपर स्टॉक के रूप में आपके सामने लाके उनके साथ उनकी जर्नी की बात करते हैं, एक ही बात कॉमन आती है, सब ने पेपर अपने हिसाब से, तैयारी से, पोटेंशियल से 100% करके आए थे अटेम्प्ट। लेकिन कोई फर्स्ट पे था 001, तो कोई 100 पे था। केवल कारण था एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। और बच्चों, इन एग्जाम का सबसे बड़ा की फैक्टर, अगर आपको टॉप पर आना है, अपने आगे किसी की जगह नहीं छोड़नी है, तो बस इस की फैक्टर पर ध्यान दो, मेरी एफिशिएंसी 100% होनी चाहिए। Am I right? तो you have to fight for efficiency। और एफिशिएंसी का मतलब है आपका इस ट्रैक पर जो आप तैयार हो रहे हो, जितनी भी तरह से खुद गलती कर चुके हो वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये तो आपकी कहलाएगी इंटेलिजेंसी। और किसी दूसरे ने गलती कर दी और उससे भी सीख लिया कि अब गलती ये मैं भी नहीं करूंगा, तो कहलाएगी आपकी क्या? जीनियसनेस। क्या बनना चाहोगे, इंटेलिजेंट या जीनियस? और जीनियस कौन होता है? जो दूसरों की गलतियों सीख कर खुद भी कभी गलती नहीं करता है। अब वो आपकी गलती, वो मिस्टेक जिससे आपका कोई एफिशिएंसी का रिडक्शन होता है, नंबर का लॉस होता है, बस वो आपका सबसे पहले अपना मिरर सिली मिस्टेक का हो या फिर कंसेप्चुअल मिस्टेक का हो, किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और फिर इस ट्रैक पर जिस पर आपको फाइनल डे के लिए तैयार किया जा रहा है, हर रिहर्सल में अपना यह प्रयास होना चाहिए
कि हर रिहर्सल पहले से बेटर एफिशिएंसी पर जाए, कोई पुरानी गलती रिपीट ना हो जाए, नई गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ताकि फाइनल के लिए अभी हम तैयार हो जाएंगे। कहते हैं ना जितनी गलती करनी रिहर्सल में कर लो ताकि फाइनल में गलती ना हो। ये जो आपके रिहर्सल टेस्ट हैं ये आपको लगातार अंदर से तैयार करते जा रहे हैं, और अगर आपने इस जुनून के साथ, इस जिद के साथ, इस जज्बे के साथ, इस सनक के साथ, इस लगन के साथ, अगर अंदर के कमिटमेंट के साथ एक बर्निंग डिजायर डेवलप कर ली कि मैं किसी भी रिहर्सल में कुछ भी अगर गलती के हिसाब से बात बाकी रह गई है, कोई भी जगह चूक हो गई है, तो कुछ बाकी नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी। हर अगला रिहर्सल मेरा पहले से और बेहतर होगा, बेटर होगा। तो पक्की बात मानिए, आपके पिक्चर की हैप्पी एंडिंग होगी। पिक्चर भी बाकी है, बस यही हर रिहर्सल के बाद आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, पिक्चर अभी बाकी है। जब कोई भी अपना पीरियडिक रिहर्सल देने जाओ तब तो ये जुनून होना चाहिए, अंदर से अलग तरह का एक जज्बा होना चाहिए। जैसे मान लो आप नीट का एग्जाम या जेईई एडवांस का एग्जाम देने जा रहे हो, और जब दे के आ जाओ उस जुनून के साथ, आराम से बात में देखिए, करें अपने आज के एनालिसिस से मुलाकात कि आज पिक्चर में क्या बाकी रह गया, क्योंकि अभी फाइनल नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। और उस दिन आप एनालिसिस करके आगे का कमिटमेंट किया तो पक्की बात है ये जो पिक्चर तैयार हो रही है, जिसमें पेरेंट्स आपके प्रोड्यूसर हैं, एलन आपका डायरेक्टर है, और आप इस पिक्चर के क्या हो, शाइनिंग स्टार्स, हीरो हीरोइन, जिनको विश्वास है कि हमारे पिक्चर की हैप्पी एंडिंग होगी। जरा एक बार अपने आज ही कामयाबी के लिए दो हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से, पूरी एनर्जी से, पूरे उत्साह से, उल्लास से, उमंग से, आनंद से जोरदार तालियां बजा दीजिए कि एक आईआईटी तक, एक एम्स तक, टॉप लेवल के मेडिकल कॉलेज तक ये आवाज पहुंच जाए, गूंज पहुंच जाए कि एलन ने अपनी अदालत में कमिटमेंट कर लिया है, और कमिटमेंट मतलब करना है तो करना है, बस हाल में आगे बढ़ना है, गिर गए तो संभलना है, धड़कना है, गरजना है, बरसना है, फिर उठ के आगे चलना है, और अपने ड्रीम आईआईटी, ड्रीम एम्स कॉलेज में जाके दम लेना है, क्योंकि करना है तो करना है। विश यू ऑल द बेस्ट, योर बेस्ट, योर बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना जबरदस्त तरीके से बच्चों को उत्साहित कर दिया है। बच्चों, हाउ द जोश? बट स्टिल यू हैव टू मेंटेन मेनी मोर थिंग्स आर हियर टू कम। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आदरणीय डायरेक्टर राजेश महेश्वरी सर से कि वो प्लीज आए और बच्चों को गाइड करें। प्लीज सर, गिव अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज सर के लिए। जोरदार तालियां बच्चों। गुरु महाराज जी के आने से पहले पहले आप पूरे चार्ज हो जाने चाहिए। बच्चों, आज चूंकि एक हमारे गुरुजी आ रहे हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं यूनिफॉर्म में नहीं हूं। जनरली एलन के किसी कार्यक्रम में विदाउट यूनिफॉर्म होना मैं सही नहीं मानता हूं, लेकिन लगातार मेरी ड्यूटी गुरुजी के साथ थी तो वहीं से आ रहा हूँ भैया, जहाँ वो विराजें। आपके पास वो मेरे ख्याल से 10-12 मिनट के अंदर या 15 मिनट में आ जाएंगे। हम चाहते हैं, मेहनत तो देखिए आप लोग कर रहे हैं, लेकिन एक संत का आशीर्वाद भी हमको मिले तो हमारा जो मेहनत है उसका प्रतिफल बढ़िया मिल जाता है। कई लोग मेहनत करते हैं, कितने लोग मेहनत करते हैं, क्या सबको वैसा ही मिल जाता है? हेलो, वैसे ही मिल जाता है क्या? कई लोग हैं कितने तरह की मेहनत करते हैं। दिन भर एक व्यक्ति वो भी जो साफ सफाई करता है, वो मेहनत कम नहीं है क्या? उसको इतना मिल जाता है। और कई लोग थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो भी बहुत अच्छा मिल जाता है। तो कभी कभी ये जो अच्छा मिल जाता है इसका कारण कभी कभी बड़ों का आशीर्वाद होता है। हमें ऐसे रहना चाहिए कि जो भी हमारे यहाँ साथ है, आसपास है, मैं तो कहता हूँ गेट का गार्ड भी है ना, उसके साथ भी ऐसा रहना चाहिए कि वो हमारे लिए दुआएं निकाले। आप जहाँ रह रहे हैं ना वहां पर ऐसे रहिए, हर कोई आपके लिए अच्छे के लिए विश करे, और उनमें फिर संत करे तो और भी बड़ी बात है। उनका तो जीवन ही इसी के लिए।
हमारे जो गुरुजी हैं न तो उन्होंने शादी करी है और हमारे पीठ में शादी होती भी नहीं है, नहीं हमारी तो ही है। जिनको हम मानते हैं उनकी नहीं है, तो उनके लिए तो अपन सभी परिवार है ना, वो तो सबका ही भला चाहते हैं। इन संतों का मेन उद्देश्य ही होता है कि जिनसे मिलते सबका भला चाहते हैं, अच्छा हो। तो आप मेहनत तो आप लोग सब कर ही रहे, कर रहे नहीं कर रहे हैं। और अभी बीएम सर ने आपको अच्छा जोश भी दिया, और उसके पहले जय सर और कुमार सर को तो मैंने देखा ही, और बाकी सब लोग जो टीम में आपको संभालती है सब आपको जोश देते हैं। लेकिन देखिए, सब अच्छा पढ़ाएंगे, सब अच्छा करेंगे। मेरे बारे में आप कितना जानते हैं मैं बता दूं कि 18 अप्रैल 1988 को 2 बच्चों से इंस्टीट्यूट मैंने स्टार्ट किया, अकेले स्टार्ट किया, और आज 12,000 लोग काम कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी किसी का सिलेक्शन गोदी में उठा के नहीं करा सकता, मैं अपनी औलाद का सिलेक्शन में नहीं करा सकता। कितनी फैकल्टी और बड़े से बड़े जैसे सर बहुत अच्छी मैथ्स पढ़ाते होंगे, अपनी औलाद का नहीं करा सकते, मैं इनको कह रहा हूँ। यहाँ पे बहुत फेमस नाम रहा है आईटी के अंदर, और जनक रहे, विष्णु पितामह रहे मिस्टर वीके बंसल सर, वो भी अपने बेटे का समीर बंसल का आईटी में सिलेक्शन नहीं करा पाए। बहुत प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, इसमें क्या नहीं करा पाए, कोई छूट नहीं है। जैसे सर खड़ो के बताओ करा दिया क्यों नहीं करा पाए, सही बात है, आप जानते हो तीनों को नहीं करा पाए। तो फिर मिस्टर वीके बंसल के तीनों बच्चों ने आईटी की तैयारी करी, मेरे खुद के बच्चे ने आईटी की तैयारी करी, नहीं करा। तो मैं साफ कह रहा हूं, मैं तो कभी भी जब से पढ़ाया कभी मुझे नहीं लगा ये कुमाऊं सर है खड़ो। मैंने पढ़ाया इनको, ब्रजेश ने पढ़ाया, इनके मैथ्स के अंदर 100% मार्क्स आए। मैंने पूरी क्लास को सेम पढ़ाया था, इन्हीं क्योंकि 100% आए। अगर मेरी वजह से आते तो सबके आ जाते, इनके क्यों आए? इन्होंने कुछ अलग एफर्ट किया होगा, तो इनके 100% मार्क्स 94 में, यस। और पढ़े भी अनिल पर और आगे अनिल को संभाल रहे हैं। तो मेरा ये कहना सब लोग अच्छा पढ़ाएंगे जो उनकी जगह है। मैं अच्छा पढ़ाऊँ, ये मेरे लिए, मेरा इंप्रूवमेंट होगा, मेरी ग्रोथ होगी। कोई भी सर आपको अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हो, अपने रैंक चाहते हो, तो आपको ही अच्छा करना पड़ेगा। अब आपको सर अगर हमको ही करना तो हम यहाँ क्यों आए? क्वेश्चन बनता है ना, बहुत प्रैक्टिकल बातें करो, कोई भावनात्मक बातें नहीं। तो यहाँ क्यों आए फिर? हम हमारे घर भी कर लेते। तो बस इतना सा फर्क है कि आपके घर पर आप जहाँ रहते हो वहां हो सकता है वो वातावरण नहीं जो कि यहाँ पर वातावरण है पढ़ाई का। जैसे एक बीज को अगर पौधा बनना है, एक बीज है उसको पौधा बनना है, तो पौधा बनने के लिए उसको क्या चाहिए? पर्याप्त प्रकाश चाहिए, पर्याप्त खाद चाहिए और पर्याप्त पानी चाहिए। ये तीनों चीजें मिले तो वो बीज पौधा बन सकता है। एक कंडीशन है, उस बीज में जान होनी चाहिए। बीज पहले मरा पड़ा है तो कितना ही प्रकाश डालो, कितना बाल्टी भर भर के पानी डालो और कितनी ट्रकों भर के खाद डाल दो, वो पौधा नहीं बन सकता। वो बीज आप है, आप में वो जान होनी चाहिए। यहाँ वातावरण है, पढ़ाई के लिए पर्याप्त प्रकाश है, पर्याप्त खाद है, पर्याप्त पानी है। अगर आप में जान है तो इस माहौल का उपयोग करके बच्चों अपना करियर बनाना। यहाँ पर जो सर लोग हैं वो अब आपके करियर में अपना करियर देखते हैं, वो जी जान से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनका सिर दुख रहा होता है तब भी पढ़ा रहे हो। कभी कभी ऐसा भी होता है घर पर कोई परेशानी होती है तब भी अपना कोर्स टाइमली करने के लिए घर से निकल कर आपको पढ़ाने आते हैं, परिवार लेकर चलते हैं। कभी घर में हो सकता है वाइफ की तबीयत खराब हो गई, कभी ये भी हो सकता है वाइफ से पंगा करके आना होता है। आप भी समझते होंगे, आपके पेरेंट्स में कभी कभी तो पंगा होता है नहीं, उसके बाद भी आके पढ़ाते हैं सब कुछ करके। कितनी स्थिति होती, कभी भाग के, कभी नींद रात को पूरी नींद तो सुबह तब भी उठ के आ रहे हो पढ़ा रहे। वो आपके करियर में आप अपना करियर देखते हैं, तो उनकी मेहनत को सलाम करिए, वैल्यू करिए, उनके निर्देश को 100% फॉलो करिए। एक टीचर के ऊपर ब्लाइंड फेथ करना चाहिए अगर आप अपना मैक्सिमम देना चाहते हैं तो।
आपको किस पे भरोसा करना है ये तय कर लीजिए। लेकिन अगर आप तय कर लें कि ये मैथ्स वाले सर, ये फिजिक्स वाले सर, ये केमिस्ट्री वाले सर, मैं इनका अप्लाइड फैक्ट करूंगी या करूंगा, तो फिर उनका अप्लाइड फैक्ट करके चलिए, फिर जैसा वो कहे वैसा करें। और ब्लाइंड फैक्ट जितना अच्छा करते हैं उतना ही स्टूडेंट अपना बेस्ट देता है। अगर हम जितने क्वेश्चन आंसर ये वो इसमें लगे रहते हैं तो हमारा वो रिजल्ट नहीं मिल पाता जो हम कर सकते। तो आज के बाद ये सेशन आपके लिए ही है, और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो ये कमिटमेंट करते हैं कि हम आज से और बेहतर करेंगे। यस सर। आवाज कम है भाई। यस सर। पक्की बात है। यस सर। हो सकता है आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन आज इस एक माहौल में हम लोग सब आपके सामने हैं। अभी हो सकता है जीएम सर भी आए और एनएम सर भी आए और हमारे गुरु महाराज भी आने वाले हैं। तो इस माहौल में तय किया जा सकता है कि यार हम जब से यहाँ आए हैं तब से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं आपको अपनी अदालत में ऐसा लगता है कि यार हम इससे और बेहतर कर सकते हैं, अगर कहीं लगता हो तो आज ये प्रण किया जा सकता है कि आज के बाद अब टिल योर एग्जाम, अपने एग्जाम तक अब वो गलतियां नहीं करेंगे और वो कमी नहीं रखेंगे। ऐसा तय कर सकते हैं। यस सर। अगर आप ऐसा कर लें तो ईच एंड एवरीवन जिस टारगेट के लिए यहाँ पर आए हैं, मेन टारगेट है सिलेक्शन अच्छी रहे, तो जिस टारगेट के लिए आप लोग आए हैं वो सब टारगेट आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। आपने मुझे सुना और